So let's do this topic, small and easy topic, last topic of wave optics. It's called polarization. Okay guys, this is as per the plan. आपको मैंने शेयर किया था ये लेसन प्लान. आज पोलराइजेशन है, कल उसके बाद कल वी आर हैविंग 45 minutes का टू सेपरेट सेक्शन. सो क्लास 45 minutes I will open it for doubt clearing, for anything you ask for your exam perspective, and last 45 minutes for ray optics. So ray optics will slowly and gradually start and will pick up pace after 1 or 2 weeks. ठीक है ना? ओके, तो आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप कल ला सकते हो फॉर वट एवर चैप्टर्स यू आर लर्निंग. बट एटलीस्ट मुझे डाउट्स अगर पहले से भेज दोगे, अगर ये बोर्ड लेवल के डाउट्स हैं तो कोई इशू नहीं है, कभी भेज सकते हो. बट अगर जेई एडवांस लेवल के डाउट्स हैं तो एक अगर क्वेश्चन मुझे पहले से दिखा तो ठीक रहता है. आई हैव टू टेक सम अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट. सो आई डोंट वांट टू सॉल्व इट इन फ्रंट ऑफ यू. अगर वैसा है नहीं तो, लेकिन डाउट्स अगर बेटर तो रहेगा भेज ही दो उस पर. और यस, derivations, when you say give derivations means what? So it was कौन से categories में आएंगे? अच्छा, मतलब list of derivations है ना, you want a compilation. ठीक है, अच्छा. हालांकि तो आप वैसे YouTube से वीडियो देखोगे तो मिल जाएगा, but I will anyways give you chapter 2 and 3. I'll respond back on that group itself. ठीक है. So अभी कौन-कौन यहाँ पे है? Okay, जो दो लोग यहाँ पे होने चाहिए वो नहीं है, but we will go ahead with the flow. This topic जो हमें करना है कवर, हम कवर करेंगे पोलराइजेशन. गाइस थोड़ा इजी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा. अगर आप लोग साथ दोगे तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा आराम से. आपको ब्रेक भी मिल जाएगा क्लास के पहले, तो फटाफट करते हैं. पोलराइजेशन, सी क्या हुआ? व्हाट इज पोलराइज्ड वर्सेस अनपोलराइज्ड लाइट? पहले ये समझते हैं. पोलराइज्ड वर्सेस, बहुत इजी टॉपिक है. अगर ये एग्जाम में आता है तो बहुत ही इजी आते हैं क्वेश्चन इसके. इन दो चीजों को हमें समझना है. पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या. ठीक, अच्छा. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? याद है? लाइट इज ए वेव. एंड व्हाट काइंड ऑफ वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इसमें हमने ये सीखा था कि यार वेव अगर इस डायरेक्शन में चल रही है लेट्स से, ठीक है, तो हमारे पास 3 चीजें होती हैं. एक तो वेलोसिटी ऑफ वेव, राइट, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है. और 2 चीजें होती हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, vibrations of electric field and magnetic field. They are perpendicular to the plane of velocity of wave. मतलब इसको अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो आप कि मान लो this is my xy plane, this is x, this is y, and let's say this is z. For instance, if velocity of the wave is in this z direction, the wave is propagating right towards you, ठीक है, towards you guys as you are sitting. तो यहाँ पे क्या होगा, हमको मालूम है E क्रॉस B. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और E क्रॉस B का जो डायरेक्शन होता है दैट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव. याद है? अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लूँ डायरेक्शन ऑफ E एज अलोंग x एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ बी अगर मैं ले लूँ वाई एक्सिस, हो सकता है ना? सो ई क्रॉस बी वुड बी टुवर्ड्स यू गाइज, विच इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, राइट और नॉट? बट अंडरस्टैंड गाइज कि अगर ई इस तरीके से हो, अलोंग एक्स एक्सिस ना हो, स्लाइटली लाइक दिस एट एन एंगल टू एक्स एक्सिस, तब भी तो हो सकता है काम. ई ऐसे हो, बी इसके परपेंडिकुलर होती है हमेशा, अभी भी ई क्रॉस बी तो आपकी तरफ ही आएगा,
क्या फर्क पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली दिस रिलेशन हैज टू बी ऑनर्ड कि ई क्रॉस बी शुड बी द प्रोपोगेशन ऑफ द वेलोसिटी वेव। तो अभी ई अगर यहां पे हो तो बी ऐसे भी तो हो सकता है, सॉरी ई क्रॉस बी अभी भी आपकी साइड है। सो टिपिकली होता क्या है, इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are symmetrically distributed in the plane perpendicular to the propagation of the wave. E ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। दिस इज अ टिपिकल सिनेरियो। किसी भी सोर्स, जैसे इस सोर्स से भी लाइट आ रही है तो ऐसा नहीं होगा कि एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ही होगा बस, या ऐसे होगा, पूरे प्लेन में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस। और बात यहां पे हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहे हैं, क्योंकि वंस यू फिक्स द डायरेक्शन ऑफ ई देन बी इज फिक्स्ड। अगर मान लो यहां पे मैं ई ले रहा हूं, ये वाली ई ले रहा हूं, इसको E1, तो फिर मेरी B1 फिक्स हो जाती है, राइट, बिकॉज E एंड B दे हैव टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑल्सो। लेकिन अगर E को आप घुमाते रहोगे तो B भी साथ में घूमता रहेगा। So we will not talk about E and B both. For simplicity, we are just focusing on E, and what we are saying कि whenever a wave is traveling in a particular direction, so electric field के vibrations जो है वो perpendicular to the wave propagation जो plane रहेगा, जैसे ये आपका wave propagation है, this stylus is pointing in the direction of wave propagation, तो इसके perpendicular ये plane हो गया, smart board हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मतलब किसी तरफ कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन अनपोलराइज्ड लाइट की। अनपोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, नॉर्मल सोर्स की लाइट जिसमें ऐसा होता है। अनपोलराइज्ड लाइट क्या बोल रहे हैं हम, वाइब्रेशंस of E are symmetrically distributed in a plane perpendicular to wave propagation. This is unpolarized and this is our normal light which we get from all the sources, sun से, moon से, किसी भी light source से। typically ऐसा ही होता है unpolarized, vibration सारे directions में। normal light from sun, moon or any other source, this is called unpolarized light। और unpolarized light काफी ग्लेरी होती है। आप देखोगे, if you try to see directly into the source, you will not be able to see for longer duration because it is very glary, shine करती है आईज में, it produces lot of discomfort, ठीक है। तो ये हो गई unpolarized light। पोलराइज क्या होगा, पोलराइज क्या होगा, इफ समहाउ यू आर एबल टू polarize the vibrations in one particular direction। मतलब पहले क्या था, this was unpolarized, ठीक है, this was unpolarized, symmetrically distributed, this was unpolarized, यहां से आपने कुछ किया, अभी वो क्या किया हम समझेंगे, बट कुछ किया, कुछ करने के बाद ये वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, बाकी सारे वाइब्रेशंस डाई डाउन हो गए या एब्जॉर्ब हो गए, तो ये लाइट बन जाती है पोलराइज्ड। आप लोग आजकल मार्केट में जाके बोलते हो ना कि वी नीड पोलराइज्ड ग्लासेस। क्यों बोलते हो पोलराइज्ड ग्लासेस? बिकॉज पोलराइज्ड ग्लासेस अनपोलराइज्ड
लाइट बहुत ग्लेरी होती है, ये वाली लाइट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है. यू कैन अवॉइड द ग्लेयर्स वाइल ड्राइविंग. इट इज़ लाइक ए बून, राइट. अगर आप अपने विंड स्क्रीन पे ये लगवा लो, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट ऑल द ग्लेयर इज टेकन आउट, राइट. तो एक कुछ सर्टन काइंड ऑफ मटेरियल्स होते हैं जो ये बेसिकली अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, ओके. सो हाउ डू वी डू दिस? How do we do this? So we have to understand something called a Polaroid या फिर polarizer. ठीक. These are certain लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स. इसका केमिस्ट्री वाला पार्ट है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं. ठीक है. सर्टेन लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन वन particular direction and rest vibrations are restricted. तो क्या होते हैं ये चीज? बेसिकली जैसे एक शीट के फॉर्म में होते हैं ये, ठीक. इस तरह का शीट रहेगा, परपेंडिकुलर प्लेन. इसमें एक इनकी एक्सिस होती है, फेवरेबल एक्सिस. इसको बोलते हैं पास एक्सिस. पास एक्सिस. What they do is, whenever they get an unpolarized light, ठीक है, where vibrations are in all directions, they only allow those vibrations which are perfectly aligned with their path axis. लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल से, इन लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स में एक रास्ता है बीच में, उस रास्ते से ही क्या बोल सकते हैं, एक विंडो है. only vibrations which are aligned with that window, which we call the path axis, only those vibrations pass through, rest all are restricted. ये जो चारों तरफ वाइब्रेट कर रहा था, after passing through this material, they only, I mean, this light only contains vibrations along the path axis. Remember, this was original case. Electric field was vibrating all across in this plane. After passing through this sheet, which is called a Polaroid, a polarizer, only these vibrations which were aligned with the path axis of this material remain, बाकी सब absorb हो गए और reject हो गए. Now this process, my dear friends, is called polarization. This process is called polarization, and this thing is called a Polaroid. They are quite costly. They are quite costly. ऐसा नहीं कि आप बाजार में जाके 10 रुपए का खरीद सकते हो, ठीक है. तो अच्छी क्वालिटी के पोलरॉइड्स मिलना, मतलब आप रेबैन के ग्लासेस लोगे, ब्रांडेड ग्लासेस, उनके भी हायर साइड रेंज में, अगर आप 10,000 15,000 की रेंज में जाते हो रेबैन ग्लासेस में, तब आपको ढंग के पोलराइड ग्लासेस मिलते हैं. बाकी सब मार्केट में क्लेम करते हैं कि यार परफेक्टली पोलराइज होता नहीं है कोई, ठीक है. मेरी कार के ग्लास में पीछे मैंने लगवाया हुआ है, क्योंकि बैक साइड से मुझे बहुत ग्लेयर का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लोग पीछे आके फिर हेडलाइट चलाते हैं. तो मैं पीछे का विंडो स्मॉल भी होता है, तो मैंने वहाँ पे पोलराइड लगवाया हुआ, कॉस्टेड मी अराउंड 30-45,000, बट इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सूदिंग व्हाइल आई ड्राइव. तो ये ऐसा नहीं, तो ये मतलब यू कैन क्रिएट दीज थिंग्स आर्टिफिशियली इन लैब, राइट. तो उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है. That's where we are not going. हमको मेन समझना है कि how this process works and how the light intensity works when I see a light through a Polaroid. एक बड़ा एडवांटेज यहाँ पे क्या मिलता है हमको, कि आप ये समझो
कि यहाँ पे अगर मान लो 10 वाइब्रेशंस थे, यहाँ पे 10 वाइब्रेशंस थे, तो यहाँ पे कम बचेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो इससे अलाइंड नहीं थे वो रह जाएंगे रास्ते में पीछे। तो होगा क्या, अगर सामने से कोई बहुत चमकाने वाला लाइट मेरे आंख पे डालेगा और मैंने पोलराइड लगा दिया अच्छा वाला, तो क्या होगा, बहुत सारे वाइब्रेशंस निकल जाएंगे, खाली ये वाले बचेंगे, तो लाइट का ग्लेयर जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। ठीक, सो नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द रिलेशन वर्क्स बिटवीन दिस ओरिजिनल इंटेंसिटी एंड द इंटेंसिटी आफ्टर पोलराइजेशन। क्या समझना है हमको कि ओरिजिनल लाइट की इंटेंसिटी और पोलराइज होने के बाद इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक, बहुत बेसिक सा रिलेशन होता है इसमें, और इसके बाद विल गो इवन फर्दर उसमें आगे कैसे। अगर एक इसके साथ एक और पोलराइड लगा दिया इसके बाद तो क्या होगा, उसके बाद एक और पोलराइड लगा दिया तो क्या होगा, वो समझ में। ठीक, यहां तक क्लियर है। पोलराइजेशन क्या प्रोसेस है, पोलराइज लाइट क्या होती है, अनपोलराइज लाइट क्या होती है, और पोलराइड क्या होते हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये याद रखो कि एवरी पोलराइड हैज वन बेसिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पास एक्सिस। पास एक्सिस, this is the axis along which if the E is vibrating along this axis only then they will pass through, otherwise all the other components of E will be rejected. Pass axis for a polaroid. ठीक, quite easy to understand. Now let's just understand कि मेरे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I0 है। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। वी आर नॉट कंसर्न विथ व्हाट इज द सोर्स, कहां से आ रहा है, दैट इज नॉट द आइडिया। समवेयर वी आर हैविंग दिस अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस स्मार्ट बोर्ड जिसके अलॉन्ग ये वाइब्रेशंस हो रहे हैं। सो दिस जो मैंने सर्कल बनाया, दिस इज आइसोमेट्रिक व्यू। एक्चुअली दिस these vibrations are happening perpendicular to the plane of the smart board. Now the wave is propagating, this is the V, मतलब wave velocity. We are not talking about magnetic field because once you fix electric field, magnetic field anyways fix हो जाता है. We are only, when we are talking about polarization, only focus is electric field of the light. Now यहाँ पे आपने लगाया एक पोलराइजर जिसकी लेट से पास एक्सिस कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली वर्टिकली अलाइन, ये इसकी पास एक्सिस, इसको हम बोलते हैं पोलरॉइड, एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड पास एक्सिस. अभी होगा क्या, आफ्टर दिस लाइट हैज गॉन थ्रू this polarizer, only these components of electric field will remain. We understood this? क्यों? क्योंकि इसके aligned है. The question is, what will be the new intensity of this light? मान लो यहाँ पे 100 वाइब्रेशन है, तो एक पल लगता है कि 100 से बहुत कम रह जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर तो जो इससे अलाइन नहीं है सब कैंसिल हो जाएंगे, तो 100 के साथ 10 बचे या 5 बचे, ऐसे लगता है ना. तो इमीडिएट फील वुड बी कि ओनली फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस विल बी कमिंग थ्रू, बिकॉज मोस्टली विच आर नॉट अलाइंड दे विल बी रिजेक्टेड. दिस इज व्हाट वी फील, राइट? बट ऐसा नहीं है डियर, समझो बात को. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. अगर मान लो ये इसकी पास एक्सिस है, ये पास एक्सिस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दिस इज पास एक्सिस. ठीक, अब आपको क्या लगता है कि ये पूरा ई रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, ये ई रिजेक्ट नहीं होगा. इसकी मान लो ये एंगल थीटा है, सो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ई कॉस थीटा हियर एंड देयर विल बी अनदर कंपोनेंट ई साइन थीटा. Right? Any vector you can resolve like this.
So what will happen? E sin theta will be totally rejected, but E cos theta will be accepted and it will come out of the polarizer. Right? Now I have taken only one example. ऐसे क्या हो रहा है, पूरे इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इतना आपको इमेजिन हो रहा होगा कि सबके वर्टिकल कंपोनेंट्स, इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट पास हो जाएंगे. ई कॉस थीटा ये वाला पास हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाएगा. तो इन अ वे, इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, half components will go through, half components will be rejected because it's a symmetrical distribution. अगर यहाँ पे एक एंगल थीटा है तो इधर भी तो एंगल थीटा मिलेगा आपको, इधर भी तो एंगल थीटा मिलेगा, इधर भी मिलेगा, सब जगह मिलेंगे ना. तो ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या आएगा? हाफ ऑफ द कंपोनेंट्स विल पास, हाफ ऑफ द कंपोनेंट्स विल नॉट पास. So intensity of the polarized light will be 50% of the original intensity. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दिस I1 विल बी I0/2. दिस इज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पोलराइजर और पोलरॉइड. यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये बस 3-4 चीजें याद रखो, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे. इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पोलराइजर, मतलब यहां पे हम सीरीज ऑफ पोलराइड्स लगाएंगे, सीरीज मतलब एक के बाद एक लगाएंगे, तो अगले वालों का इंपैक्ट अलग होगा. यहां पे इंपैक्ट फर्स्ट का है. इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट पोलराइड, इंटेंसिटी would be half of original. अब जो भी ओरिजिनल हो उसका हाफ रह जाएगा. बट कब? जब ये इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड. व्हेन? दिस इज व्हेन, मेरे पास जगह नहीं यहां पे, दिस इज ओनली व्हेन इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड. ये बात घुस गई दिमाग में एकदम. क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, इफ योर इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड एंड यू पुट अ पोलरॉइड, इमीडिएटली आफ्टर वन पोलराइजेशन प्रोसेस जो इंटेंसिटी मिलेगी आपको ओरिजिनल की I0/2 होगी. सिर्फ और सिर्फ तभी जब ओरिजिनल लाइट अनपोलराइज्ड है तब. क्लियर? क्यों? बता दिया रीजन मैंने. दिस इज जस्ट डिस्क्रिप्टिव आंसर. This light electric field is symmetrically distributed in this plane, so half of the components will pass through, half of the components will not pass through, so your emergent light intensity would be I0/2. Clear? Now what will be the impact if you put, इसके बाद अगर मैं एक और यहाँ पे एक और पोलराइड लगाऊं तब क्या होगा? तो हेडिंग लगाएंगे इफेक्ट ऑफ सब्सीक्वेंट पोलराइड्स. Effect of subsequent Polaroids. क्या होना चाहिए? देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा 3D व्यू को 2D व्यू में कन्वर्ट कर रहा हूं. मैं ये मान के चल रहा हूं वेव जो है वो आप लोगों की साइड आ रही है, थोड़ा इजी रहेगा समझने में. ठीक है, वेव आपकी साइड आ रही है तो आई कैन ड्रॉ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हियर. यहाँ पे क्या चैलेंज था? जस्ट मैंने फील देने के लिए आपको ये 3D व्यू बनाया था. वाइब्रेशंस वर लाइक दिस एंड इस तरीके से पोलराइड का प्लेन था और ये वाइब्रेशंस में दिखा. अब मैं क्या करूंगा, वेव इज कमिंग टुवर्ड्स यू गाइस, आई विल यूज दिस एज अ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. ठीक है, ठीक है ना? चलो this was the original unpolarized light vibrating in symmetrically in all possible directions. मैंने लगाया पहला
पोलरॉइड जिसकी पास एक्सिस थी, ठीक, फर्स्ट पोलरॉइड, पास एक्सिस इज दिस, पास एक्सिस में अलग कलर से बना देता हूँ, सॉरी, पास एक्सिस इज व्हाइट कलर, दिस इज द पास एक्सिस ऑफ दिस वन, ठीक है, एंड वी से द इफेक्ट ऑफ दिस वुड बी only these guys will remain, rest all will be filtered out, ठीक। अब आपने डियर एक और पोलराइजर लगाया है यहां पे, लेट्स से इसकी पास एक्सिस is inclined at an angle theta with the original one. क्या बोल रहा हूं मैं, सेकेंड पोलराइजर है, इसको मैंने ओरिएंट कर, देखो अगर इसको बिल्कुल अलाइन करके रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर निकल जाएंगे, बट इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, या फिर इसको ऐसे सोचो कि मैंने इसको ऐसे रख दिया है, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से फील करना है ऐसे कर लो इसको, sorry guys, and put it like this, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है, सेम है, और अब इसकी पास एक्सिस ऐसी, now this is making an angle theta with the, ओके, अब क्या होना चाहिए, वाइब्रेशंस देखो, ये वाइब्रेशन आए, अब ये अलाउ करेगा जो इसके अलाउंग है, वाइब्रेशंस आ रहे हैं ऐसे, दीज आर योर वाइब्रेशंस, और पास एक्सिस है ऐसे, ये एंगल है थीटा, राइट। सो होगा क्या, जो इसके अलाउंग कंपोनेंट आएगा दैट विल पास, मतलब अगर ये मेरा, लेट्स से दिस इज E1, this was E, this was E1, E1, E1 ऐसे आया तो यहां से E1 cos थीटा will pass through and E1 sin थीटा will not pass. So जो components इसके along है वो पास करेंगे. Now understand, this is not symmetrical distribution. In the previous case, since this was symmetrically distributed, it was becoming half. क्योंकि इस हर साइड बराबर से फैला हुआ है तो एक एक्सिस के अलॉन्ग हाफ निकल जाएंगे बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, लेकिन इस केस में जब वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सो इसके फेवर वाले जो कंपोनेंट होंगे वो पास करेंगे और परपेंडिकुलर पास नहीं करेंगे. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब जो रिजल्टेंट आपकी इंटेंसिटी आएगी, इफ आई कॉल लेट्स से दिस इज I1 इंटेंसिटी, लेट्स से दिस इज I0 इंटेंसिटी, और इसके बाद जो इंटेंसिटी आ रही है कुछ इस तरीके से इसके अलोंग, लेट्स से दिस इज I2. guys, very important thing, this is the crux of the chapter. I0 और I1 में तो ये रिलेशन हमने बनाया अभी, फर्स्ट पोलराइजर वाला, राइट. इसके अनपोलराइज लाइट से जब पोलराइज करोगे फर्स्ट टाइम तो हाफ हो गई इंटेंसिटी. अब I1 I2 में क्या रिलेशन होगा, I1 विल बी इक्वल टू I0, सॉरी I2 विल बी इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा. मतलब जो नेक्स्ट आपने लगाया पोलराइजर, उसके बाद जो इंटेंसिटी आएगी वो ओरिजिनल की cos स्क्वायर थीटा होगी. अब आप बोलोगे सर ये आपने बताया था यहां तो cos कंपोनेंट ऐड हो रहा है, तो ये cos स्क्वायर कहां से आया? We were saying कि all the cos components will go through, so how did this cos square come? Understand, intensity is not a vector quantity. Intensity is a scalar quantity.
but it depends on a vector quantity which is amplitude. देखो I होती है proportional to a square, intensity is proportional to a square, मालूम है आपको, right? आप ये सोचो, if E1 was the amplitude, amplitude is what? Displacement vector, उसका component हमने देखा E1 cos theta. This is the new amplitude. ये समझने वाली चीज है गाइस. This is the new amplitude which will pass through. अगर पहले E1 amplitude पास हो रहा था तो अब cos component मतलब E1 cos theta will pass amplitude wise. Now since I is proportional to a square, so नई इंटेंसिटी जो होगी वो आपकी cos स्क्वायर से रिलेट होगी. ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, कहते हैं एम्पलीट्यूड को अगर आप डबल करते हो तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स होती है. वही चीज हो रहा है ना. यहाँ पे अगर आप cos थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो एम्पलीट्यूड को तो उसका इंटेंसिटी विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ दैट. सो इसीलिए वो स्क्वायर आया है. दिस इज व्हाई यू हैव गॉट दिस स्क्वायर. बट आपको याद रखना है ये रिजल्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड दिस रिजल्ट इज कॉल्ड मैलस लॉ, जो कि इसको एक फेमस साइंटिस्ट मैलस ने प्रूव किया था लैब में. सो उसके नाम पे इसको हम एट्रीब्यूट करते हैं मैलस ठीक है. व्हाट दिस सेज दैट इंटेंसिटी इफ यू स्टार्ट विद अ पोलराइज्ड लाइट, if you start with a polarized light using a polarizer whose path axis is inclined at an angle theta with the original vibrations, then the intensity after polarization would be this. I2 will be equal to I1 cos square theta. अब अगर आपने यहां पे एक और पोलराइड लगा दिया, ठीक है, उसकी एक्सिस फिर से थीटा एंगल से है, सो दिस विल बी योर इंसिडेंट इंटेंसिटी. इसमें फिर से cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट विल बी अ चेंज. समझ रहे हो ना. अब ये नई वाली बन गई. अब दोबारा अगर आप इसको फिर से पास करा दो, अब ये एंगल थीटा है तो फिर से I2 cos स्क्वायर थीटा आएगा. तो मतलब cos स्क्वायर थीटा पहले से, तो cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मतलब cos की पावर 4 थीटा हो जाएगा. समझ रहे हो. इस तरीके से चलता रहेगा. दिस इज, इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट. इस कॉन्सेप्ट पे एक फटाफट क्वेश्चन करेंगे, बस ज्यादा इसमें लोड नहीं है, बहुत आराम से होता है टॉपिक ये. अभी आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा पूरा एक क्वेश्चन करते ही. Question goes like this. Unpolarized light of intensity I0. हमारे पास क्या है? Unpolarized light of intensity I0. This is we are starting with. Is made to pass through 3 polarizers P1, P2, P3. आप 3 पोलराइजर P1, P2 एंड देन P3. ठीक है. सो यहां से क्या आया है? I0 and there are 3 polarizers P1, P2, P3 is made to pass these 3 polarizers successively. The polarization axis of P2 makes an angle θ1 with that of P1. तो इन दोनों के एक्सिस का बीच का एंगल θ1 है. एंड बिटवीन दीज 2 पोलराइजर्स दिस एंगल इज θ2. आप ऐसे लिख सकते हो, द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस बिटवीन दीज 2 पोलराइड्स इज θ1. ठीक है. और इन दोनों का θ2 है. शॉर्ट में आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं. ठीक है. What will be the intensity of light coming from P3? यहां पे हमको I निकालना है. If this is I0,
ठीक, अब दोनों कॉन्सेप्ट हमारे साथ में लग जाएंगे इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा मामला। देखो ये आई नॉट क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को जब आप फर्स्ट टाइम पोलराइज करते हो, फर्स्ट टाइम मैंने क्या बताया, इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। तो यहां पर आपको मालूम पड़ गया कि ये जो इंटेंसिटी है P1 से निकलने के बाद, दिस विल बी आई नॉट बाई, हो गया। P1 से पास होने के बाद इट विल गेट पोलराइज्ड एंड इट्स इंटेंसिटी वुड बी आई नॉट बाई 2। क्लियर? नाउ दिस इज पोलराइज्ड लाइट। जब P2 से वो पास होगी तो यहां पे मान लो इंटेंसिटी हम बोलते हैं ये आई नॉट है, इसको बोल देते हैं हम I2, इसको बोल देते हैं, ये तो I है, ये ठीक है, ये I2 बोल। तो I2 और I इसमें क्या रिलेशन होगा, I2 विल बी, देखो इसमें इंसिडेंट थी आई नॉट बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये बात समझ में आ रही है आपको? यहां पे हमने आई नॉट क्यों नहीं लिया है, क्योंकि अब जो इंसिडेंट लाइट है वो आई नॉट नहीं है, वो आई नॉट बाई 2 है। तो जो इंसिडेंट लाइट है उसको मल्टीप्लाई करना है कॉस स्क्वायर से, तो ये आपका आ गया I2। गाइस बस यही है पूरे, इसमें जेई मेंस जे एडवांस लगते क्वेश्चन, जे एडवांस क्वेश्चन आते नहीं, सॉरी, इसमें जेई मेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, ठीक है। बस ऐसे घुमाते हैं, वो 3-4 लगा देंगे और पूछेंगे कितना होगा, बहुत इजी है, ठीक। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा 1। अब इस बंदे को मिला P3 बैठा हुआ है यहाँ पे, अगेन P3 को क्या मिल रहा है, I2, और उसका एंगल क्या है, थीटा 2। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो P3 से बाहर निकल रही है, इसको हम I बोल रहे हैं, वो होगी जो इसको मिली विच इज I2, और उसमें फिर ये अपनी कलाकारी करेगा cos स्क्वायर थीटा 2 वाली, क्योंकि उसकी एंगल पास एक्सिस इज इंक्लाइंड विद थीटा 2। अब I2 वाज व्हाट, I2 वाज दिस। तो फाइनल आपको जो इंटेंसिटी बाहर मिलेगी, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, अभी जेई मेंस का सबको करना पड़ेगा, ये ध्यान सुनना है इसमें। ये मिलेगा आपको फाइनल आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसकी वैल्यू I2 की, और वापस कॉस स्क्वायर। तो इतना ही कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि हर पोलराइजर क्या कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी जो, अगर उस पर अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड मतलब इट इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उस एंगल से कोई मतलब ही नहीं है, कैसे भी रखो इट विल बी हाफ। उसके बाद पोलराइज्ड लाइट को अगर आप आगे लेके जा रहे हो नेक्स्ट पोलराइजर से, तो कॉस स्क्वायर थीटा कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनमें से हर बार होती जाएगी, ठीक है। ओके, कुछ स्पेशल केसेस हैं, मालस लॉ के कुछ स्पेशल केसेस हैं। इसने क्या बोला कि भाई I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ दिस बंदा, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, ये आपकी पोलराइज्ड लाइट है, अच्छी बात है। एक ऐसी पास एक्सिस वाला पोलराइड रख दो तो क्या होगा, आपको इंटेंसिटी मिलेगी 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहां पे अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, विच इज दिस केस, योर I वुड बी 0। मतलब क्या, अगर आप हमेशा से किसी लाइट को 0 करना चाहते हो, इंटेंसिटी को 0 करना चाहते हो, परफेक्टली डार्क, अगर आपको परफेक्टली डार्क रूम में सोने की आदत है, तो आप अपनी खिड़कियों में इस तरीके के 2 पोलराइड लगवा लो। इसकी एक की पास एक्सिस ऐसे हो और दूसरे की पास एक्सिस ऐसे हो। पहले अनपोलराइज्ड लाइट आएगी, हाफ हो जाएगी, लेकिन जो भी होगी इसके अलॉन्ग होगी, नेक्स्ट पे जाएगी तो 0 हो जाएगी। तो यहां से अगर आई नॉट स्टार्ट हुई, यहां पे हुई आई नॉट बाई 2 और यहां से मिली 0, बिकॉज कॉस यहां पे थीटा है एंगल 90, तो 0 हो जाएगा वो, राइट। सो यू गेट ए परफेक्टली डार्क सिनेरियो, the resultant intensity would be 0 if you use 2 polaroids whose path axis is perpendicular to each other. अगर पैरेलल होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा will be 0, it will be same intensity which is going through,
तो ये आप लोग याद रखिए इसको। इसमें क्वेश्चन आता है कभी कभी कि थ्योरी क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है कि 2 पोलराइड्स आर यूज्ड, ठीक है, एंड आफ्टर रोटेटिंग वन पोलराइड, राइट, एट अ सर्टेन एंगल द इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन इज 0। तो इज द इंसिडेंट ओरिजिनल लाइट इज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड? आप इसमें आंसर कर सकते हो भाई कि आप घुमाने पे इसको पूरी लाइट को अगर आप पोलराइड को घुमा रहे हो तो एक बार एक एंगल पे तो थीटा इक्वल टू 90 भी होगा, और थीटा इक्वल टू 90 होगा, और इंटेंसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब ओरिजिनल लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड, सो पोलराइज्ड है। क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट को आप कभी 0 नहीं कर सकते एक बार में, अनपोलराइज्ड लाइट को भी 0 नहीं कर पाओगे, आपको 2 पोलराइजर लगेंगे, एक पहला उसको पोलराइज करेगा और फिर उसको 0 करने के लिए, ठीक है, एक ही उससे 0 हो रहा है, इसका मतलब जो लाइट इंसिडेंट है वो पोलराइज्ड है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लो एक फटाफट, मैं बता रहा हूँ आपको भी इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर, इसका एक लॉ और करना है एंड वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। यू कैन राइट दिस क्वेश्चन, क्योंकि सबके पास ये नहीं होगा शायद, फटाफट गाइस। n polarizing sheets, small n polarizing sheets are arranged, बहुत सारी polarizing sheets हैं, इनका नंबर n है, they are arranged such that n polarizing sheets are arranged such that each makes an angle 45 degree with the preceding sheet. N polarizing sheets are arranged such that each sheet makes an angle 45 degrees with the preceding one. ठीक है, full stop. An unpolarized light of intensity I is incident into this arrangement. So last part. हाँ, n polarizing sheets are arranged such that each makes an angle 45 degree with preceding sheet, ठीक है देवांग? हाँ, an unpolarized light, an English वाला an unpolarized light of intensity I is incident into this arrangement, ठीक है, full stop. The output intensity is found to be I by 64. The output intensity is found to be I by 64. Full stop. The value of n will be, चार ऑप्शन है, 6, 5, 3, 4, 6, 5, 3, 4। क्वेश्चन सबने लिख लिया? तो हमने पोलराइजिंग शीट्स लगाए हुए, कैसे लगाएं? ये वाली ऐसे, तो ये 45, अगला और 45, फिर 45, इस तरीके से each preceding sheet makes an angle 45 degree with the, each sheet makes an angle 45 degree with the preceding one, और फाइनल इंटेंसिटी हमें मिल रही है I by 64। स्टार्ट किससे किया है? अनपोलराइज से, ये याद रखना, स्टार्ट किया है हमने अनपोलराइज से। तो n की वैल्यू क्या होगी ये हमें गेस करना है। अभी देखो जो मैंने रूल बताया आपको वही फॉलो करना है। पहला, जब फर्स्ट शीट से आप निकलोगे तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी आपको? हाँ, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कॉस का रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे जाएगा I/2। अब इसके आगे हर जगह कॉस स्क्वायर 45 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। सर यस, 2 की पावर 32 तो 6, हाँ, each next one would be
giving you effect of 1/2. Actually, the effect of this is also 1/2, to be honest. So overall, I से आप चले हो, फर्स्ट वाला आपको I/2 करेगा, नेक्स्ट वाला I/4, इस तरीके से. तो फाइनल इंटेंसिटी आप जाएगी I/2 to the power n. ये फर्स्ट वाली का इफेक्ट, ये सेकंड वाली का इफेक्ट, ऐसे चलेगा, राइट? तो योर नेट इफेक्ट वुड बी एवरीवन विल डिवाइडेड बाय 1/2. भी नेक्स्ट क्या होगा, cos स्क्वायर तो जाएगा I/2 से, और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर और 1/2. तो दिस इज मीन्स 2 to the power n is equal to 64, n is equal to 6. ठीक है? तो कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग? ये सारे क्वेश्चन इसी वैरायटी के आते हैं. बस यही चीज, 2 चीज याद रखनी है. फर्स्ट टाइम I0/2 होगा, उसके बाद सब्सिक्वेंट में I cos स्क्वायर थीटा. अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है, जो उसका लास्ट टॉपिक है, कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल. तो लेट्स पुट है ब्रूस्टर्स लॉ. ये देख लेते, बहुत इजी है गाइस, फटाफट हो जाएगा. इसको कुछ बुक्स में ये टॉपिक ऐसे भी लिखा होता है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. ठीक है? अभी नॉर्मल लाइट होती है अनपोलराइज्ड, ठीक है? तो उसको दिखाने का एक तरीका और भी है, समझो बात को, कि एक लाइट इस तरीके से प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, रे ऑफ लाइट. हम लोग वी आर मोर कंफर्टेबल शोइंग लाइट लाइक दिस, लाइक ए रे ऑफ लाइट, है ना? तो इसमें हम इसको कैसे दिखाएं कि ये रे जो दिखा रहे हैं ये पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड. तो दिखने का एक तरीका है, वो तरीका समझो. पहले तरीका ये बोलता है कि इसमें डॉट्स बनाओ. अगर मैंने इसमें सिर्फ डॉट्स बनाए इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि ये पोलराइज्ड लाइट है. मतलब इसमें द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है? अगर इसके साथ, तो दिस इज अनपोलराइज्ड, सॉरी दिस इज पोलराइज्ड. अगर इसी रे में मैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करूं, डॉट्स के साथ मैं ऐसे एरो भी बना दूं, तो कन्वेंशनली इन दोनों में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दिस इज पोलराइज्ड, दिस इज अनपोलराइज्ड. गाइस, लिखने का एक तरीका है बस. ईज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दैट्स इट. दिस इज ओनली डॉट्स, मतलब ये रे ऑफ लाइट दिखा रही है पोलराइज्ड. अगर डॉट्स साथ इसे एरोज भी हैं, इसका मतलब ये लाइट है अनपोलराइज्ड. कन्वेंशन, ठीक? ये समझ गए? तो अब अंडरस्टैंड वन थिंग, whenever light falls on a transparent boundary of two media, यहां पे मेरे पास कुछ इस तरीके से बाउंड्री है. दिस इज लेट्स से मीडियम 1, या इसको सिंपलिसिटी की मान लो एयर ले लेते हैं, और ये कोई और मीडियम है, ग्लास है, वाटर है, कुछ भी, ठीक है? एंड अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस. कैसी लाइट? अनपोलराइज्ड. तो मतलब इसको हम दिखाएंगे डॉट प्लस पोलो एरोस. दिस इज unpolarized light. Now at this point, two phenomena will happen: refraction and little bit of reflection. So let's draw the normal. Let's draw a normal. There will be two rays coming out of this. One would be the refracted ray, let's say going like this, slightly bent towards the normal, and one would be reflected ray. क्योंकि किसी भी सरफेस पे
ये दोनों फिनोमिना साथ में होते हैं, राइट। रे ऑप्टिक्स में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वैसे भी, लेकिन अभी के इतना आप समझो कि यहां पे इस पॉइंट पे क्या होगा, सम ऑफ लाइट विल बी रिफ्रैक्टेड एंड सम लाइट वुड बी रिफ्लेक्टेड। मतलब जो अगर इसमें से 100 लाइट आई तो हो सकता है कि इसमें से 20 रिफ्रैक्ट हो जाए, 80 रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर ऐसा होता है नेचर ऑफ सरफेस इज शाइनी, सो ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्रैक्ट कम हो जाए, या मतलब वो डिपेंड करता है। बट डेफिनेटली ये 100 तो नहीं रहेंगे ये दोनों, these will be slightly less than 100 if this guy was 100, right? So यहां पे क्या देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा the reflected light is partially polarized. मतलब कि पहले वाइब्रेशंस अगर ऑल डायरेक्शंस में थे तो अब थोड़े कम रह गए, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स आप देखोगे यहां पे तो पोलराइज हो गए। जैसे पार्शियल पोलर, यहाँ पे पूरी अनपोलराइज थी, यहाँ पे पार्शियली पोलराइज हुई, ये भी थोड़ी पार्शियली पोलराइज होती है बट ये ज्यादा होती है इफेक्ट। ये पता लगाया था एक्सपेरिमेंटली अ साइंटिस्ट कॉल्ड ब्रूस्टर ने ये चीज क्लेम करी और बाद में प्रूव भी करी। और व्हाट ही सेड, इफ यू वांट, अब यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इफ यू वांट this reflected light, this one, to be completely polarized, then you should adjust your angle of incidence. This is my angle of incidence, let's call it theta b. Why we are calling theta b, I'll let you know in little while. If you adjust your angle of incidence such that the reflected ray and the refracted ray become perpendicular to each other, what happens, इसने एडजस्ट किया एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इसने ये ऑब्जर्व किया कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दैट सिनेरियो रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। ठीक है, लेट्स राइट दिस स्टेटमेंट। If angle of incidence is such that reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other, if this angle is adjusted such that this happens, reflected light is completely polarized, ठीक है। That too in a plane perpendicular to the plane of incidence. That too in a plane perpendicular to the plane of incidence. मतलब all the vibrations would be only perpendicular to this plane. In a plane normal to the मैं यहां पर लिख रहा हूं गाइस, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? दिस इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। नाउ होगा क्या,
guys, if this angle is theta b, right, what can you say about this angle? This is incident and reflected, laws of reflection, theta b. Perfect. If this angle is theta b, what will be this angle, guys? 90 minus theta b. Very good. अब अगर ये 90 माइनस थीटा बी है तो ये एंगल कितना होगा डियर? थीटा बी. तो ये एंगल कितना होगा डियर? 90 माइनस थीटा बी. आई बात समझ में? दिस इज थीटा बी, सो दिस इज थीटा बी. इफ दिस इज थीटा बी, दिस इज 90 माइनस अगेन थीटा, दिस इज 90 माइनस. अब मेरा थीटा बी इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, 90 माइनस थीटा बी इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. देयर इज स्नेल लॉ, आपने पढ़ा होगा 10th में, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू. तो यहां से हम लगा देंगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. तो हाँ, ये आ जाएगा tan म्यू. तो साइन थीटा बी अपॉन साइन 90 माइनस थीटा बी विल बी म्यू. साइन 90 माइनस थीटा इज, ये तो सबको पता था, हनुमान जी को पता था, है ना. तो यहां से हो गया साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी इज इक्वल टू म्यू. तो यहां से कहानी ऊपर चली गई है और ये आ गई है tan थीटा बी इज इक्वल टू म्यू. दिस इज ब्रूस्टर्स लॉ. ठीक है. और थीटा बी को ब्रूस्टर की आत्मा को शांति देने के लिए हमने बोल दिया, इसको हम ब्रूस्टर एंगल बोलेंगे. मतलब ये वो एंगल है, इस एंगल पे आप लाइट को इंसिडेंट कराओगे तो जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, जिसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स म्यू. इसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स म्यू. छोटा सा रूल है, बट इसमें बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं. दे विल गिव यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज द ब्रूस्टर एंगल, tan इनवर्स म्यू. ठीक है. तो एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं. व्हाट्स द टाइम गाइस? अरे बहुत अच्छा. Okay. For what angle of incidence? For what angle of incidence? For what angle of incidence will light incident on a bucket filled with liquid? For what angle of incidence will light incident on a bucket filled with liquid with refractive index 4/3 Oh, 1.5 दिया था. 1.5 be completely polarized after reflection. तो मतलब कॉन्टेक्स्ट ज्यादा बड़ा है. क्वेश्चन 2 लाइन का भी नहीं है. क्या पूछा है? ब्रूस्टर एंगल पूछा आपको दिया. क्योंकि ये चीज कब होती है? जब वो एंगल होता है ब्रूस्टर एंगल. तो दिस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू थीटा बी, और थीटा बी की वैल्यू है tan इनवर्स म्यू. तो जाएगा tan इनवर्स 1.5. अब ये स्टैंडर्ड तो है नहीं, so to leave your answer here. tan इनवर्स 1.5 is your answer. ठीक, pretty straightforward.
बस इतने आता है उसमें। तो आपको याद ये रखना है फॉर्मूला बस, थीटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए दे रहा हूं अभी। ये इसका क्वेश्चन है, पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट कर दो आप लोग क्लास को बंद करते हैं उसके बाद। अनपोलराइज्ड लाइट of intensity I naught, unpolarized light of intensity I naught goes through two polarides, ठीक। the axis of first polaroid is 60 degree with vertical, makes an angle 60 degree with vertical. The axis of first polaroid makes an angle 60 degree with the vertical. The axis of the second polaroid is horizontal. The second polaroid is horizontal. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। Unpolarized light is passing through two polarids. The axis of first polaroid is making an angle 60 degree with the vertical. The second polaroid is horizontal. Find the intensity of light after passing through both. Find the intensity of light after passing through both polarids. दिमाग अपना करो भाई। इसको बोल रहा था। अच्छा, क्वेश्चन नहीं लिख पाया क्या? बता दूं फिर से मैं। सेकेंड, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन गाइस। फर्स्ट लाइन तो लिख लिया आप लोगों ने। सेकेंड लाइन इज द एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड इज 60 डिग्री विद द वर्टिकल। द सेकेंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू बोथ। मतलब एक की एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, I/2 नहीं, 3I/4 आया, 2 आया, 8 आया, 3I/8। हाँ सही है। पहले I0/2 हो गया, 8 आ गया, 3I0/8। आंसर इज 3I0/8। बस गाइस एंगल जज करना है हमको, राइट। सॉरी, ये वर्टिकल है, इस वाले की एक्सिस इज मेकिंग 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पोलराइड। अब इससे निकलने के बाद बेसिकली इंटेंसिटी मिलेगी आपको I0/2। ये है I0, ये फर्स्ट है, और सेकेंड वाला पोलराइड हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब जो नेक्स्ट आएगी वो I0/2 से आप स्टार्ट कर रहे हो, और cos स्क्वायर 30। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट वन इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, बट उससे निकलने के टाइम पे तो एंगल का मतलब ही नहीं है कुछ, जो भी होगी ये अनपोलराइज्ड है तो I0/2 हो जाएगी, हाफ। बट जब इससे नेक्स्ट वाले से निकलेंगे तो इन दोनों की पास एक्सिस में क्या एंगल है वो पता लगाना है हमको। इसकी पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और इसकी वर्टिकल से 60 डिग्री पे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो I0/2 से आपने स्टार्ट किया है और cos स्क्वायर 30 का, और तो इसलिए I0/2 इंटू √3/2 का स्क्वायर, मतलब 3/4, ठीक। So this is typical variety of the questions you can expect in this section। और ये चैप्टर होता है, मतलब टॉपिक होता है समाप्त। थैंक यू वेरी मच।